डॉक्टर साहब कुछ पेशेंट्स में अगर हम देखें तो इस तरह से फील होता है कि उनके दांत जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लंबे हो रहे हैं और उनके जो गम्स हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं, रिसीडिंग गम्स भी आई थिंक उन्हें कहा जाता है। जी जी। तो ये किस वजह से होना शुरू होता है? मिस, इसके अंदर जो बुनियादी वजह है वो है पेरियोडोंटल डिजीज। पेरियोडोंटल डिजीज क्या चीज़ है मिस? अगर मैं आपको बताऊं तो दांत का मसूड़ा और दांत की सराउंडिंग हड्डी, ये पेरियोडोंशियम कहलाता है। ओके। पेरियोडोंटाइटिस मोस्टली उन लोगों को होता है जिनको सबसे पहले जिंजिवाइटिस होता है। राइट। और जिंजिवाइटिस क्यों होता है? उनके मुंह में कैलकुलस ही कैलकुलस है। ये एक बड़ी चालाक और मकार बीमारी है मुंह की। ओके। जो कैलकुलस है, जो जिंजिवाइटिस है, पेशेंट की जो जुबान होती है वो एक स्मूथ सरफेस की आदी हुई होती है और अल्टीमेटली वो स्केलिंग करवा के भी पेशेंट हमें कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब तो आपने पता नहीं कुछ कर दिया, जबकि हमने कुछ नहीं किया होता, हमने तो हेल्प आउट किया होता है। सो बेसिकली जो दांत हैं ये लंबे नहीं हो रहे, मसूड़ा और हड्डी छोटी हो रही है। ओके। इसलिए दांत आपको लंबा लगना शुरू हो गया। यही अगर मैंने फुल स्लीव इधर पहनी और मैं स्लीव को खींचूं तो मैं बाजू लंबा कर रहा हूँ या अपनी स्लीव को छोटा कर रहा हूँ? एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली मैं अपनी स्लीव को छोटा कर रहा हूँ। सो ऊपर वाले दांतों का जो मसूड़ा और हड्डी है वो ऊपर ही जाई जा रहा है, नीचे वाले दांतों का मसूड़ा और हड्डी नीचे ही जाई जा रहा है। Okay. दांत का जो सीमेंटो एनेमल जंक्शन है, जहाँ पे क्राउन का एनेमल और रूट की सीमेंटम जो मिलती है, बड़ी एक डिस्टिंक्ट लाइन होती है जहाँ पे हमारे पास शेड डिफ्रेंशिएशन भी होती है और वो एक लैंडमार्क होता है कि यहाँ तक हड्डी और मसूड़ा होना चाहिए। उससे जब मसूड़ा नीचे जाई जाएगा या ऊपर वाला ऊपर जाई जाएगा तो रिसीडिंग गम्स, पेरियोडोंटाइटिस, इट इज वन एज द सेम थिंग, और आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपका दांत मोबाइल होके हर डायरेक्शन में हिलता हुआ इस तरह बाहर आ जाएगा। अगर मैं आपको अपनी फिंगर पे दिखाऊं तो अगर मैं फिंगर यहाँ से पकड़ूंगा तो मैं छुड़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फिंगर ऐसे पकड़ लूंगा तो फिर तो नहीं मैं छुड़ा सकूंगा। सो इसी तरीके से जैसे जैसे बोन कम होती जाएगी वैसे वैसे दांत में मोबिलिटी आती जाएगी। दांत लंबे नहीं होते, मसूड़ा और हड्डी कम होती जाती है। दांत एक सूरत में सिर्फ लंबा होता है कि जब हमने कोई नीचे से परमानेंट दांत निकाल दिया और उसकी रिप्लेसमेंट नहीं की तो ऊपर वाला उसका जो ओपोजिंग है, जो उसका काउंटर पार्ट है, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, हड्डी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ऊपर वाला निकाल दिया और नीचे और उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हमने की, कोई इम्प्लांट नहीं लगाया, कोई ब्रिज नहीं लगाया, तो फिर डेफिनेटली नीचे वाला लंबा होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मोस्ट कंजर्वेटिव जो ऑप्शन होती है रिप्लेसमेंट ऑफ अ टूथ, दैट इज इम्प्लांट। क्यों? ये आपकी बोन को बचाती है, ना ही ब्रिज आपकी बोन को बचाता है, ना ही पार्शियल डेंचर आपकी बोन को बचाता है, सिर्फ इम्प्लांट आपकी बोन को बचाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जो गम्स हैं वो रिसीड करना शुरू कर देते हैं एक दफ़ा, तो क्या वापस उनको रिस्टोर किया जा सकता है? नहीं मिस, ये एक इरिवर्सिबल चेंज होती है, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लॉस ऑफ बोन होती है और इसको हम रिकवर नहीं कर सकते। देयर आर रिसर्चेस टू इट। एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं GTR, गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन। इसके लिए पेशेंट की कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मसूड़ों को उठा के वहाँ पे एलोग्राफ्ट बोन पैक रख के PRF मेम्ब्रेन दे के हम उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे या हम उसको थेरेप्यूटिक जो है ना तौर के ऊपर हम जो है ना रीजेनरेट करवाने की कोशिश करें बोन को। सो ये हमने पेरियोडोंटोलॉजी में हमने ये पढ़ा होता है, लेकिन वो मोस्टली को मैंने प्रैक्टिस होते पाकिस्तान में तो नहीं देखा। और इसके लिए पेशेंट की कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की लंबा प्रोसीजर है। इट इज सो बेसिकली मसूड़ा जिधर तक आपका अब चला गया है उसको वहां तक सेव कर लें, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग रेगुलरली करवा लें, सो दैट वहां तक ही रुक जाए। अगर वापस नहीं आ सकता तो मजीद नीचे जाने से तो रुक सकता है। ठीक है, तो रोका जा सकता है उसको, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर रोका जा सकता है, दोबारा रीजेनरेट नहीं किया जा सकता। ओके, माशाल्लाह।